नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करने वाले हैं हम पड़ताल, सबसे पहले एक नजर डालेंगे उन प्रमुख खबरों पर, यानी टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है भोजशाला से जुड़ी हुई, जहां पूजा और नमाज दोनों होंगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम आदेश आ चुका है। दरअसल कल सीधे तौर पर हम देखें तो शुक्रवार भी है और साथ ही बसंत पंचमी भी है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। इसके साथ ही कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया गया है बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां जिम की आड़ में धर्मांतरण का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि कार्रवाई भी की गई और कई सारे जिम पर ताले लगा दिए गए और साथ ही कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है कि एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान से पलटते हुए वापस आए हैं, बयान से पलटते हुए नजर आए। लेकिन आखिर क्यों वो बयान से पलटे हैं बताएंगे विस्तार से। इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो है बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार और उससे जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। लेकिन इसको लेकर के लंदन में विरोध प्रदर्शन हुआ, दिखाएंगे वहां की भी ताजा तस्वीरें आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर लंबे समय से धार्मिक विवाद का केंद्र रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को एक याचिका दायर करके 23 जनवरी यानी कि कल के लिए पड़ने वाली बसंत पंचमी पर पूरे दिन लगातार सरस्वती पूजा करने की इजाजत मांगी थी। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और साथ ही विपुल पंचौली की बेंच ने की। इस संवेदनशील मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोनों पक्षों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया, ताकि धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो सके और शांति भी बनी रहे। कोर्ट का यह फैसला समन्वय और सह अस्तित्व की मिसाल पेश करता है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भोजशाला विवाद पर सुप्रीम फैसला। तो जी हां, भोजशाला का ये पूरा विवाद पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आने वाले कल को लेकर के, क्योंकि बसंत पंचमी और साथ ही जुम्मे की नमाज एक ही दिन है, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 1 से 3 बजे के बीच में नमाज का समय जो है वो तय किया गया है और नमाज के लिए परिसर में अलग जगह निर्धारित की जाए, अलग जगह उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही पूजा और नमाज के लिए विशेष पास की भी व्यवस्था की जाए। जो लोग पूजा करने के लिए आ रहे हैं और साथ ही जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको विशेष पास दिया जाए। एएसआई ने मुस्लिम पक्ष से नमाजियों की संख्या मांगी है कि आखिर कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, अप्रॉक्स कितने लोग होंगे, इसको लेकर डिमांड की गई है। और साथ ही आज शाम तक नमाजियों की संख्या एएसआई को देने के निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जितने भी लोग नमाज पढ़ने के लिए आएंगे उनकी संख्या बताई जाए। हालांकि अगर हम देखें तो कल सरस्वती पूजा भी है, बसंत पंचमी का ये पर्व है और पूजा के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। और साथ ही अलग प्रवेश और निकास के भी मार्ग होंगे, यानी कि जो पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे, नमाज करने के लिए जो लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनके लिए एंट्री और एग्जिट के रास्ते पूरी तरह से अलग होंगे। लेकिन इसके साथ ही भोजशाला परिसर का बाकी के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल भोजशाला परिसर में हर मंगलवार को हिंदू समाज पाठ करता है। सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर किया जाता है, ढोल झांझ मंजीरे के साथ में सुंदरकांड का पाठ ये हिंदू समाज की तरफ से किया जाता है हर मंगलवार को। और हर शुक्रवार को मुस्लिम समाज यहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ता है। और शुक्रवार और मंगलवार ये 2 दिन को छोड़ के बाकी सभी दिन सभी धर्मों के लिए ये जो पूरा परिसर है वो खुला रहता है। कोई भी व्यक्ति टिकट लेकर के वहां जा सकता है, एंट्री कर सकता है। तो ये बाकी दिन का शेड्यूल है। लेकिन इस बार क्योंकि खास बात ये है कि बसंत पंचमी का जो ये पर्व है और साथ ही जुम्मे की नमाज यानी कि शुक्रवार का दिन एक साथ है, और इसको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष की जो ये याचिका है उसमें डिमांड की गई थी इस याचिका में पूजा करने की मांग कि हमें पूरे दिन पूजा करने की इजाजत दी जाए, जिसके साथ ही भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर हिंदू पक्ष लगातार बताता रहा है। लेकिन वहीं मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो कमाल मौला मस्जिद के रूप में मुस्लिम समाज इसको मानता है। तो जिस तरीके से ये पूरे मामले की अगर हम बात करें तो काफी लंबे समय से ये पूरा मामला लगातार चल रहा है कोर्ट में भी, और इसको लेकर के एएसआई की टीम जो है वो भी कई बार सर्वे कर चुकी है। लेकिन अब हाल ही में जो ये याचिका 20 तारीख को दायर की गई थी
उस याचिका में सीधे तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई थी कि उन्हें सरस्वती पूजा यानी कि शुक्रवार के दिन 23 जनवरी 2026 को उन्हें पूजा करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उस दिन वसंत पंचमी का पर्व है। लेकिन उसी दिन अब जुमे की जो नमाज है वो भी होनी थी, जिसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी और कोर्ट ने बड़ा एकदम एक तरह से हम देखें तो बराबरी तौर पर फैसला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया और समय तय कर दिया गया, यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी गई है। वहां की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, वहां का जो पूरा परिसर है वहां की तस्वीरें। हालांकि कोई भी व्यक्ति वहां पर जा सकता है और टिकट लेकर के एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही मंगलवार और शुक्रवार के दिन निर्धारित है। मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ वहां पर किया जाता है और वहीं शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है। अब शुक्रवार को जब बसंत पंचमी का ये पर्व पड़ा तो उस दिन कंफ्यूजन ये था कि आखिर कैसे दोनों धर्म के लोग कैसे पूजा पाठ कर पाएंगे और कैसे नमाज पढ़ी जाएगी, जिसको लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, जिससे कि जुमे की नमाज को भी किसी प्रकार के जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनको कोई परेशानी ना हो और जो लोग सरस्वती पूजा करने के लिए वहां पहुंचेंगे उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, दोनों का बड़ा ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बीच का रास्ता निकाला है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है नमाज पढ़ने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और बसंत पंचमी साल में एक बार आती है। अभी तक जो एएसआई ने जो व्यवस्था दे रखी है अपने आदेश के हिसाब से वो ये है कि मंगलवार को पूजा अर्चना होती है, शुक्रवार को नमाज का वक्त तय किया गया है। लेकिन इस बार जो एक शुक्रवार को ही बसंत पंचमी पड़ रही है और खुद एएसआई ने छूट दी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन पूजा की जा सकती है। तो इसी ये जो दिनों का टकराव हुआ है इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता ये निकाला है कि 1 से 3 बजे के बीच कल नमाज होगी। परिसर में एंट्री और एग्जिट के लिए नमाज पढ़ने वालों के लिए एक अलग रास्ता बनाया जाएगा और जो पूजा अर्चना करने के लिए लोग आते रहेंगे दिन भर उनके लिए एक अलग रास्ता होगा। 3 बजे के बाद वहां पर कोई भी नमाज से जुड़ी एक्टिविटी नहीं होगी, ना 1 बजे से पहले होगी। इसके लिए मुस्लिम पक्ष भी तैयार था कि वो 1 से 3 बजे उनको नमाज पढ़ने का मौका दे दिया जाए, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है कि बाकी दिन जो भी पूजा अर्चना लोग करना चाहते हैं वो वैसे ही करते रहें। तो ये व्यवस्था कोर्ट ने दे दी है और इसको और थोड़ा सुचारू रूप से आवागमन लोगों का हो सके, इसके लिए कोर्ट ने जो प्रस्ताव था एएसआई को उसको मानते हुए कहा है कि आप पास इशू कर दीजिए नमाज पढ़ने वालों को, ताकि बेरोक टोक वो अंदर जा सकें समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चौंकाने वाली ये कहानी इस समय निकलकर सामने आई। शहर के नामी जिमों में वर्कआउट करने के लिए आने वाली लड़कियों को बातों में फंसाकर ब्लैकमेल करने और साथ ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप इस वक्त लगा है। पीड़ित लड़कियों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 जिम को सील कर दिया और साथ ही कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसका खुलासा हुआ बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जिम की आड़ में धर्मांतरण। तो जिम की आड़ में ये पूरा धर्मांतरण का पूरा खेल, गंदा खेल जो है वो इस वक्त चल रहा था। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत इसको लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से दोस्ती के नाम पर धर्मांतरण की ये दुकान वहां पर चलाई जा रही थी। जिम में जो लड़कियां वहां पर पहुंचती थी उनके साथ में पहले दोस्ती की जाती थी, उन्हें फंसाया जाता था और उसके बाद में फिर उन पर धर्मांतरण का सीधे तौर पर दबाव बनाया जाता था, जिसके बाद लड़कियों ने थाने में पहुंच करके गंभीर आरोप लगाए। ट्रेनर और मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि थाना देहात कोतवाली में पूरा मामला इससे जुड़ा हुआ केस दर्ज किया गया और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं मोबाइल में आपत्तिजनक चीजें भी पुलिस को इस दौरान मिली हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और बाकी 2 से अभी पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एसपी सिटी नीतीश कुमार का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सबूत इसको लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं और अभी तक की कार्रवाई में इलाके की जो 4 जिम हैं उनको सील कर दिया गया है। आखिर नीतीश सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जब 4 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिर इस गंदे खेल में उनके साथ में और कौन कौन लोग मिले हुए हैं, किस तरीके से ये लोग लड़कियों को फंसाते थे। नीतीश सिंह, एसपी सिटी मिर्जापुर, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर
इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के नगर भाजपा विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। जिनके नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा। किसी भी तरह से कोताही नहीं होगी। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? जिम की आड़ में ये पूरा धर्मांतरण का जो पूरा काला धंधा है वो चलाया जा रहा था, लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उन पर दबाव बनाया जाता था धर्मांतरण का। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि आज इस मामले का जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनमें से एक 5वां आरोपी मुख्य आरोपी था फरीद। उसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वो मुखबिर के जो सूचना मिली उसके आधार पर एसओजी टीम वहां पहुंची। जंगल के इलाके में छिपा हुआ था। उसने पुलिस पर फायरिंग किया। उसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी और इसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने कहा है कि इस मामले से जुड़े जो सभी तार हैं उनको खंगाला जा रहा है। खास तौर से जो जिन 2 लड़कियों के साथ ये कुकृत्य किया गया है, उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और अभी पुलिस मान रही है कि ढेर सारे कुछ ऐसे मामले भी जनपद में हो सकते हैं जिनमें तमाम सारी जो होती हैं महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो खुल के बोल नहीं सकती हैं, झिझकती हैं, शर्म करती हैं ऐसे मामलों में। वो सब भी, लेकिन 4 लोगों से जो पूछताछ हुई है, मुख्य आरोपी जो फरीद पकड़ा गया है उसकी सूचना के आधार पर, उससे पूछताछ के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चलाएगी। यह पुलिस की तरफ से बताया गया है। और कहीं न कहीं धर्मांतरण का खेल ये मिर्जापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से चल रहा था, चाहे वो बलरामपुर हो, आगरा हो या प्रदेश के अन्य जगहों पे हो, इनके पीछे कहीं न कहीं जो लोग काम करते हैं उनके पीछे कहीं न कहीं बड़े चेहरे रहते हैं और उन पर पुलिस कार्रवाई करने का इरादा बना रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी एक धर्मांतरण का मामला आया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने अपनी जूनियर डॉक्टर के साथ धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। अब यहाँ जिम में उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली जाती है उन दोनों लड़कियों की, उसके बाद उनको लगातार ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। तो हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग गिरोह काम करता है। ये गिरोह संगठित रूप में काम करते हैं और पुलिस का मानना है कि अभी कई लोग इस तार से जुड़े हुए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इसमें तह तक जाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही नजर आया और ऐसा ही सुबह देखा जब मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। जी, इसके साथ ही विकास, अब इस पूरे मामले में किस तरीके से पूछताछ की जा रही है और क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे से, इस पूरे गंदे खेल से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उन तक किस तरीके से पहुंच रही है पुलिस? देखिए, ये जो जिम संचालक था फरीद, इसको जो अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके साथ में जो जिम में काम करने वाले लोग हैं, 4 अन्य लोगों से की गिरफ्तारी हो चुकी थी, पुलिस ने कर ली थी। उनसे पूछताछ की, उसके आधार पर जो सूचनाएं मिली इसकी गिरफ्तारी की गई। और अब इनको और कौन प्रश्रय दे रहा है और किस तरीके से ये लोग झांसे में लाकर लोगों को बरगलाकर किस तरीके से दोस्ती करके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। और खास तौर से जो लड़कियां होती हैं हिंदू धर्म की, उनकी जो फोटो खींच लेना, फोटो खींचने के बाद ब्लैकमेलिंग करना, ये सब सबसे बड़ी बात और गंभीर बात है। क्योंकि अगर किसी की आपत्तिजनक फोटो होती है किसी महिला की, तो बिल्कुल वो बोलती नहीं है, काफी तनाव में रहती है और काफी लंबे समय से तनाव देख रही थी ये महिलाएं। लेकिन अब उन्होंने खासतौर से एक सबसे बड़ी बात रही कि ये पुलिस से इन्होंने शिकायत दर्ज की और स्थानीय विधायक भी अब इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। वो भी आला अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने भी कहा है कि जो आला अधिकारियों से बात हुई है इस मामले में और जो अन्य लोग जुड़े हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। अगली खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई, जो अपने फैसलों को लेकर यू टर्न लेने के लिए मशहूर हैं और अब एक बार फिर से यू टर्न लेते हुए नजर आए हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला लिया था, जो 1 फरवरी से लागू होना था। पर अब एक बैठक में वो शामिल हुए और फिर उनके जो तेवर हैं वो नरम पड़ गए।
बैठक के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट किया जिसमें जानकारी दी कि यूरोपीय देशों पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। अब आखिर ये बैठक किसके साथ थी और ट्रंप ने क्या कुछ कहा इस बैठक के बाद में बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्रीनलैंड पर नरम पड़े ट्रंप के तेवर। तो जी हां, आपको बता दें कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो नरम पड़ते हुए नजर आए हैं और मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। जो ईयू देश हैं उन पर भी सीधे तौर पर नो टैरिफ यानी कि किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यूरोपीय सहयोगियों से टकराव इसके जरिए जो ये कदम उठाया गया उससे कम होगा। साथ ही दावोस में नाटो चीफ के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुई और इस बैठक के बाद में ये फैसला ग्रीनलैंड को हासिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरअसल 1 फरवरी से ईयू देशों पर टैरिफ लगना था, लेकिन अब भी फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति उस फैसले से पीछे हट चुके हैं। आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने पोस्ट किया कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे के साथ मेरी एक बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है। इसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और वास्तव में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क बनाया। ये समाधान अगर पूरा होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सभी नाटो देशों के लिए बहुत अच्छा होगा। इस समझ के आधार पर मैं उन टैरिफ को लागू नहीं करूंगा जो 1 फरवरी से लागू होने वाले थे। ग्रीनलैंड से संबंधित गोल्डन डोम के बारे में अतिरिक्त चर्चा भी की जा रही है। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सहित शीर्ष अधिकारी इस मामले पर बातचीत के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ये पूरा सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी थी और 8 यूरोपीय देशों पर यह टैरिफ लगना था, जिसमें मुख्य तौर पर हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी और फिनलैंड, ये 8 वो देश जिन पर ईयू देश जिन पर यह टैरिफ लगना था 1 फरवरी से। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बैठक करते हैं और बैठक से पहले बैठक के बाद में ये अहम फैसला दिया जाता है और वो अपने फैसले से पलटते हुए नजर आते हैं और नो टैरिफ का ऐलान करते हैं। इसके साथ ही क्या ग्रीनलैंड पर डील के संकेत नजर आ रहे हैं इस बैठक के बाद में, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई उससे यही नजर आता है। यूएस और नाटो के बीच में बात कहीं ना कहीं बन सकती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और ट्रंप और नाटो महासचिव के बीच में जो ये बातचीत हुई उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया कि भविष्य के समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है। मार्क रूटे के साथ जो बैठक हुई वो सार्थक हुई है और हल अगर निकलता है तो दोनों के लिए ये फायदेमंद होगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अखिलेश, हालांकि एक तरह से देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मशहूर है अपने फैसलों पर से पलटने के लिए और अब एक बार फिर से उन्होंने पहले तो ऐलान करते हैं कि ईयू देशों पर टैरिफ लगेगा 1 फरवरी से और अब उससे पीछे हट जाते हैं। अखिलेश, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये सोची समझी रणनीति होती है कि मैक्सिमम वो दबाव बनाना चाहते हैं, उसके बाद जो भी पॉसिबल है वहां से वो तय करना चाहते हैं, बीच का रास्ता निकालना। तो इसी रणनीति के तहत उन्होंने एक जो रणनीति बनाई ग्रीनलैंड को लेने के लिए, उस रणनीति के तहत उन्होंने पहले टैरिफ की घोषणा की यूरोपीय देशों के खिलाफ, क्योंकि यूरोपीय देश अभी इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बीच में आपको एक बात बताओ कि मार्क रूटे जो जनरल सेक्रेटरी है ये नेटो के, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने बयान में ये कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत ही जायज है। तो मार्क रूटो का जो संकेत था वो संकेत यह था कि अब सिक्योरिटी के मसले पे कि वहां अगर चीन उधर प्रवेश करता है ग्रीनलैंड में या रूस अगर प्रवेश करता है तो पूरा नेटो की जिम्मेदारी होगी, न सिर्फ अमेरिका की। और क्योंकि नेटो की पूरी स्थापना ही इसलिए हुई थी कि यूएसएसआर के खिलाफ नेटो बना था कि यूएसएसआर के आक्रमण से बचाव के लिए, और बाद में फिर रसिया हो गया। अब लगता है कि चाइना भी उसमें शामिल हो गया है एक तरीके से। तो मार्क रूटे के साथ जब आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है तो उसके बाद मार्क रूटे का एक बयान आया है। मार्क रूटे ने यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बात हुई वो अन्य सारी तो बातें हुई, लेकिन सॉवरेनिटी पर क्या होगा, जो मतलब संप्रभुता है ग्रीनलैंड की संप्रभुता पे कोई बात नहीं होगी। उधर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सारी चीजों पे समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी संप्रभुता पे कोई समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है।
लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जो टैरिफ की जो घोषणा की थी कि 1 फरवरी से वो टैरिफ लग जाएगा, वो टैरिफ को उन्होंने वापस ले लिया है। मतलब है कि यूरोपियन यूनियन पर उन्होंने मैक्सिमम दबाव बनाया। अब वहां विचार के लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने बातचीत करने का मुद्दा एक छोड़ दिया है कि रूस और जो चीन का खतरा है, उस चीन के खतरे से किस तरीके से निपटेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो उन्होंने अपना भाषण दिया था दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सामने, उन्होंने उसमें साफ साफ कहा था कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे और ग्रीनलैंड से सुरक्षा जो है वो अमेरिका के लिए जरूरी है और ग्रीनलैंड की सुरक्षा पूरे यूरोप के लिए जरूरी है और पूरी दुनिया की शांति के लिए जरूरी है। लेकिन उन्होंने साथ भी यह भी कहा था कि हम लाइसेंस पे प्राप्त किए हुए मतलब लीज किए हुए किसी भूमि की सुरक्षा करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका। तो अब नेटो किस तरीके से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, इस पर एक कुछ बातें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन जो इरादा उनका है अभी भी वो इरादे नहीं बदले हैं। अस्थायी तौर पे कह सकते हैं कि उन्होंने जो टैरिफ का एक जो पासा फेंका था वो टैरिफ के पासे को वापस ले लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि आगे उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सदस्यों से बातचीत करने के लिए राह छोड़ दी है और वो बातचीत करके एक निश्चित तौर पे एक ऐसे स्थिति में लाना चाहेंगे ग्रीनलैंड को कि जिसमें भी अमेरिका का एक तरीके से वहाँ हस्तक्षेप होता रहे और वहाँ की सिक्योरिटी और वहाँ की जो अन्य जो इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया पे अमेरिका का एक अधिकार बने, अमेरिका की एक से बने उसमें। इस पर किस तरीके से बात होगी, इस पर मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ आगे बात करके वो इसे तय करेंगे। अभी के लिए एक राहत है यूरोप के लिए, लेकिन ये अस्थायी राहत नहीं है। वो बातचीत करने के लिए उन्होंने एक रास्ता खोला है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और खास और महत्वपूर्ण खबर का, जहां बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में लगातार इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी हिंदू को निशाना ना बनाया जाता हो। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लंदन में आवाज उठी है। ब्रिटिश हिंदू संगठनों और बांग्लादेशी प्रवासी समूहों ने लंदन के ऐतिहासिक पार्लियामेंट स्क्वायर के पास ये प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यूके के जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री जो हैं कीर स्टारमर, उनसे बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार की निंदा के लिए और ज्यादा कदम उठाने की मांग की है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं लंदन तक पहुंचा बांग्लादेशी हिंदुओं का दर्द। तो बांग्लादेशी हिंदुओं का जो दर्द है वो इस समय लंदन तक भी पहुंच चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और इसकी गूंज लंदन में भी अब सुनाई दे रही है। वहां पर ये प्रदर्शन किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले लगातार बढ़ रहे हैं उस पर इस समय लंदन में भी उबाल और विरोध प्रदर्शन ये देखने को मिला है। और इसके साथ ही वहां के जो पीएम हैं उनसे भी डिमांड की गई है, मांग की गई है कि वो भी इस मामले में कुछ कहें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर काफी उबाल है और लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर पर ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटिश हिंदू संगठनों ने ये पूरा विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर सोचिए आप, उस समय बारिश हो रही थी, ठंड का भी मौसम, और उसके बावजूद भी ये विरोध प्रदर्शन हुआ। बच्चे और महिलाएं तक इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल हुए, नारे लगाते हुए नजर आए और यूनुस सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन रहा, जहां ये कहा गया कि हिंदुओं की हत्या बंद करो, हिंदू लाइव्स मैटर के ये नारे वहां पर लगते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। ब्रिटिश सरकार से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। तो बच्चे, महिलाएं ने भी ये नारे लगाए हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन देखने को मिला। तो हिंदुओं पर जो ये प्रदर्शन लगाता है, हिंदुओं के सीधे तौर पर उनकी सुरक्षा का सवाल उठाया जा रहा है। और फिलहाल अब वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लंदन की, जहां पर सेव बांग्लादेशी हिंदू के बैनर के साथ में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ठंडी का मौसम, लेकिन वहां पर बारिश भी, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन जारी रहा। तो बांग्लादेशी हिंदुओं का जो दर्द है वो इस समय लंदन तक पहुंच चुका है और हिंदुओं पर हुए जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लंदन में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और सेव बांग्लादेशी हिंदू के बैनर के साथ वहां के लोग वहां पर नजर आए। और इसके साथ ही जो लोग वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो आपको सुनाते हैं। We gather here today to show our protest, but also the anger
on the issue of killings in Bangladesh, Hindus, particularly minorities in general. We want the justice. We don't want any favors. We want the justice to those people who are suffering, but also those who killed, but above all, to protect the human rights and the communities together. And Hindus are at the forefront of those attacks, but the Christians, the Jains, the Buddhists, opposition supporters are all being attacked. They're being persecuted, their businesses are being burned down, their houses are being burned down, and there's forceful conversion going on. Anybody who is being persecuted anywhere, we stand by with them. Here especially, we have been seeing it for last many months, if not years. Hindus are being persecuted, they are being killed, they are burnt alive. So this is not right. तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, उसको लेकर के लंदन में ये सभी लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और सेव बांग्लादेशी हिंदू के बैनर के साथ इन सभी ने विरोध प्रदर्शन किया, सर्दी और बरसात होने के बावजूद। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।